ओके। सो हाँ जी मालिक, तो फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए स्टेप्स लेकर के। सर कौन से स्टेप्स? अरे आपका सीए इंटरमीडिएट पास करने के स्टेप्स लेकर के आया हूं। जी हाँ, सीए फाइनल तक पहुंचने के स्टेप्स लेकर के आया हूं। सर क्या है सर, बता दो सर। सर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या स्टेप्स रहेंगे। तो एक तो सबसे पहली तो चीज आती है कि सर हम इस क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करें। सर सबसे लास्ट में करें, सबसे पहले करें, कब करें? सर पहले सब प्री डिटरमाइन होकर के नहीं जाना है। सर आप पहले पेपर देखो, जो 15 मिनट होंगे उसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है। सर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट करके भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, और ऑब्वियसली बाद में वहां पे उसको सॉल्व करके भी अच्छा स्कोर किया है। तो ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, पेपर कैसा है, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन सर कुछ स्टेप्स है जो आपके माइंड में होने चाहिए, और वो स्टेप्स को मैं जल्दी जल्दी फटाफट एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं, जरूर देखिएगा। एक बार अभी देख लो, एक बार आप एग्जाम से पहले एक बार देखिएगा। और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मास्टर क्वेश्चन भी करवाया है उसमें मैंने वो चीजें वहां पे आपको सॉल्व करने को मिलेगी। सब कुछ टेलीग्राम पे डाला हुआ है बेटा, तो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फुल फ्लैश, मतलब मान लो आपके पास में बेसिकली टास्क दिया जा रहा है कि एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले बेटा वहां पे क्वेश्चन में आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। अगर क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया कि नहीं रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालो, तो सर आप पहले तो वो निकालो, सबसे पहला काम वो होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होता है कि वो रेसिडेंट है, या आर है, या RNOR है, या नॉन रेसिडेंट है, कई बार दे रखा होता है। अगर सर नहीं दे रखा है कि मिस्टर ARP लिखा हुआ बस खाली, तो आप अज्यूम करो कि वो रेसिडेंट ही है, और ROR ही ऑब्वियसली अज्यूम करना है। बट अगर फिर भी अगर मान लो अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करो कि वो ROR है या RNOR है। जो भी कंडीशन वहां पे अप्लाई करने के बाद में सेक्शन 6(1) की, सेक्शन 6(6) की, उसके बाद में या फिर नॉन रेसिडेंट है। अब ये डिटरमाइन हो गया तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए कौन सी इनकम आने वाली है, कौन सी इनकम नहीं आने वाली। फिर आप क्या करो, वहां पे वो जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का है, उसमें टोटल पांचों हेड में कौन कौन सी इनकम है वो डिटरमाइन करो, कि इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए, हम पहले PGP लिख दे, फिर हाउस प्रॉपर्टी लिख दे, फिर उसके बाद में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, ना 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 ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पांचों हेड्स की इनकम है, तो सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज रोमन वाले नंबर्स में, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर PGBP, फिर कैपिटल गेन्स, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यही यही तरीका होना चाहिए। सर अगर मान लो छोटा छोटा डेटा है, ज्यादा डेटा नहीं है, तो बेटा आप क्या करो, वो जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है वहीं पे अमाउंट के 2 कॉलम बना लिया करो, है ना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। और आप अगर मान लो दो दो तीन तीन आइटम है, दो दो तीन तीन एडजस्टमेंट है, तो आप वहीं पे सॉल्व कर लिया करो, अलग से नोट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो बहुत ज्यादा डिटेल है हर हेड के अंदर, तो आप वहां पे उनको नोट में भी कर सकते हो, और वहां पे नोट में अलग अलग करने के बाद में यहाँ पे आप डेटा लेकर के आ सकते हो और लिख सकते हो। सर कितने कॉलम बनाने हैं बेटा? एक पर्टिकुलर्स का बनाना है और 2 अमाउंट के बनाने हैं आपको, ठीक है। ये जो लास्ट वाला अमाउंट रहता है इसके अंदर फाइनल अमाउंट लिखा करो, जो कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या PGBP या कैपिटल गेन्स वो वाला है। ओके। सर कई बार आपको PGP का क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल इनकम का, जिसमें PGBP का ज्यादा डेटा, तो 3 अमाउंट के कॉलम भी बनाने पड़ सकते हैं, तो बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा वहां पे, बेसिकली हर अलग अलग हेड का इनकम निकालने के लिए जो उस हेड में एग्जाम्शन मिलने वाला है अलग अलग हेड में, वो एग्जाम्शन माइनस करना है, प्रेजेंट करना है, या सर हम लोग मन में कर लेंगे चलेगा? नहीं बेटा नहीं, हर चीज पेपर पे होनी चाहिए, हर चीज। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी है, तो ग्रेचुटी के सामने एग्जाम्शन भी तो मिलता है सेक्शन 10(10) के अंदर, तो ग्रेचुटी रिसीव माइनस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(10), पेंशन रिसीव माइनस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(10)। इस तरीके से वहां पे आपको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, और आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगा। और सर जो भी आपका बेसिकली एग्जाम्शन माइनस करने के बाद में इनकम आता है, उसमें से जहां जहां जो डिडक्शन मिलता है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, तो वो सब माइनस करो। PGP में सेक्शन 30 से 37(1) के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपको एडजस्टमेंट में माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर हेड का इनकम आएगा, और फिर उसके बाद में अलग अलग हेड का इनकम निकालने के बाद में क्लबिंग ऑफ इनकम चेक करो। नहीं, GTI का टोटल करने से पहले, टोटल करने से पहले कि क्या किसी का इनकम क्लब तो नहीं हो रहा है। अगर क्लब हो रहा है तो वो आप वहां पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है।
सीधी सी बात है, जैसे क्लबिंग करते हैं। ये करने के बाद में आप वहां पे सेट ऑफ करो। सर ये जीटीआई के बाद में करना है, जीटीआई अभी तक हमने जीटीआई निकाला ही नहीं है बेटा, जीटीआई के ऊपर ही करना है, जीटीआई के ऊपर ही करना है, ठीक है। सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, ये सारा का सारा कर दो। तो उसमें सबसे पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज करो। इंटर सोर्स, एक सोर्स का दूसरे सोर्स के सामने, मतलब सेम हेड के सामने, वो तो आप पर्टिकुलर हेड में ही कर दोगे कि मान लो वहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट उसके सामने क्या कर दोगे, सेट ऑफ। पीजीपी में लॉस है तो सर आप वहां पे सेम सेम हेड में कर दो। फिर उसके बाद में इंटर हेड कि मान लो वहां पे आप हाउस, आपका पीजीपी का लॉस आता है, राइट, और वहां पे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो उनको आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। राजू वाला क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी इसका डाला हुआ है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक में भी डाल दूंगा, जितने भी टोटल क्वेश्चन अलग अलग मैंने करवाए हुए उनको मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया भी कैसे हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है 23,000 का राजू वाले क्वेश्चन में, वो आपका पीजीपी के सामने सेटअप होता है, वो कर लिया। फिर ये पहले देखो स्टेप वही होना चाहिए, पहले आप विद इन द सेम हेड वाला लॉस सेटअप करो, फिर उसके बाद में किसी और हेड का लॉस सेटअप करो, इंटर हेड सेम ईयर का। फिर आप वहां पे पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड कि मान लो पिछले साल का बिजनेस लॉस भी था, उसको लेकर क्या उसको सेटअप करो वहां पे, ठीक है। उसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको सेट ऑफ करो, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए तब आपके पास में और भी टाइम रहेगा। अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड, और फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अनएब्सॉर्ब। मान लो कि अभी आप सेट ऑफ नहीं कर पा सकते, तो आउटर कॉलम में उसका ऑब्वियसली लॉस का अमाउंट नहीं लिखने का, लॉस का अमाउंट नहीं लिखने का, है ना। कि आप जो भी सेट ऑफ करना है ना, सेट ऑफ लॉसेस, ये पॉजिटिव इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और मान लो ये पीजीबीपी है वहां पे, और ये लॉस है, तो जितना सेटअप होता है वो सेटअप कर लो। यहाँ पे मान लो ये नेगेटिव आ रहा है और ज्यादा आ रहा है नेगेटिव, तो उस केस में यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। इधर आप डैश कर दोगे, और जो बचा हुआ लॉस है उसको आप क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तो नीचे नोट में लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में आपका ये सब करने के बाद में पांचों हेड का टोटल कर दो, वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है। हर हेड में कंप्यूट करके क्लबिंग प्रोजेक्ट अप्लाई करके सेटअप करने के बाद में जीटीआई आ जाएगा। फिर जीटीआई में से आपको चैप्टर 6 से डिडक्शंस देने हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर 6 से, और इनफैक्ट 10AA का डिडक्शन भी है तो वो भी जीटीआई में से देना है। हाँ जी, एससीजेड का जो 10AA का डिडक्शन है सर, वो भी आपको जीटीआई में से देना है। सर ये पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा, सर इसकी तो बहुत जरूरत है। अरे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम में जा, उधर क्लिक कर, उधर पड़ा हुआ है ये पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ उधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे के सारे जो डिडक्शन है चैप्टर 6 में, जो डिडक्शन जीटीआई में से मिलते हैं, जो कि आपका अलग अलग पेमेंट से रिलेटेड है, एटीसी का हो गया, 80CCC का हो गया, 80CCD1 हो गया, 80CCD2 हो गया, अलग 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 80D हो गए, है ना। कुछ इनकम से जैसे कि आपका 80TTB हो गया, 80TTA हो गया, 80QQB RRB, ये सारे के सारे इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस है। और भी कुछ अलग अलग डिडक्शंस है, इनफैक्ट 10AA का जो डिडक्शंस है ना, अदर इनकम्स, मतलब वो 10AA के लिए एसईजेड वाला है। एसईजेड वाला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस। और ये सारे में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U, जो जो एलिजिबल है, जो रिजीम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मालूम है डिफॉल्ट में तो खाली 80CCD2 मिलता है, 80CCH2 मिलता है और 80JJA, बस ये तीन डिडक्शन मिलते हैं, बट ऑप्शनल में मिल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल पे, हाँ, रिजीम कौन सा है, एक चीज और, रिजीम कौन सा वो पहले ही डिसाइड कर लेना, ऊपर ऊपर मतलब कंप्यूटेशन से पहले रिजीम कौन सा वो पहले लिखना भी है आपको वहां पे। फिर इसके बाद में आपको डिडक्शंस माइनस कर दोगे, तो दिस विल बी योर टोटल इनकम, ठीक है। वो टोटल इनकम, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो ध्यान रखना, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपको ये जीटीए में से डिडक्शन चैप्टर 6 है या 10AA का माइनस जब जैसे ही करोगे ना दोस्तों, उसके बाद में वो जो टोटल इनकम आएगा ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है, ये जैसे ही माइनस किया ना, वो टोटल इनकम आएगा, एनटीआई आएगा। अब उस एनटीआई को है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको उस एनटीआई को जो नियरेस्ट 10 है उसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। उसके मल्टीपल में क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। ये ध्यान रखना, नियरेस्ट 10 है अपर साइड या लोअर साइड, उसके मल्टीपल राउंड ऑफ, ये भूलना नहीं है। यहां पे पहुंच के टोटल इनकम को करना है आपको राउंड ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आपको डिपेंड करता है रिजीम, कौन सा रिजीम है, तो आपने ऊपर लिख दिया ऑप्शनल रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम। तो अगर वहां पे डिफॉल्ट रिजीम के अंदर, डिफॉल्ट रिजीम के अंदर टैक्स कंप्यूट करना है, तो वो जो भी टोटल इनकम आएगा ना बेटा, टोटल इनकम उसको क्या करो आप, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो।
अलग अलग पार्ट्स में क्यों करना है? क्योंकि बेटा देखो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 112, उसके ऊपर आपको मालूम है अलग से टैक्स आता है, अलग तरीके से टैक्स आता है, और उसमें भी देखना है कब ट्रांसफर हो रहा है, 23 जुलाई 2024 के पहले हो रहा है या उसके बाद में हो रहा है। फिर ऐसे ही अंडर सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A उसमें पहले 1/25 तक तो आपका टैक्स नहीं आने वाला है, फर्स्ट 125 तक तो नो टैक्स आने वाला है, और उसके ऊपर जो रहेगा ना एक्सेस जो एक्सेस ऑफ 125 है, उसके ऊपर आपका टैक्स आएगा, डिपेंड करेगा कब ट्रांसफर हुआ है, तो 10% भी हो सकता है और आपका 12.5% भी हो सकता है, विदाउट इंडेक्स निकाला होगा। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A उसके अंदर आपको मालूम है कि अगर 23 जुलाई के पहले हुआ है तो 15% आता है, नहीं तो वहां पे आपका 20% भी आ सकता है। और सर आपका विनिंग्स इनकम हो गया, विनिंग्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर 30% से टैक्स लगता है, बराबर है। इधर भी सर आपका 20% हो सकता है विद इंडेक्स, या बाद में हो सकता है 12.5% विदाउट इंडेक्स, या कुछ केस में सर ऑप्शन भी है, मैंने बताया आपको, एक वीडियो देखा होगा आपने टैक्स कैलकुलेशन में, जिसमें विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स दोनों करके देखते हो, कंपैरिजन करके। फिर उसके बाद में आपका एक इनकम और भी है, कौन सा 115BB, अरे याद कर, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर वगैरह 16C वगैरह के अंदर होते हैं, उनके ऊपर आपको 60% से टैक्स लगाना है, और 25% का सरचार्ज यहीं पे जोड़ दो आप, 25% का सरचार्ज यहीं पे जोड़ दो, एचईसी लास्ट में जोड़ देना आप, ठीक है। और अगर एचईसी यहाँ जोड़ रहे हो 4%, तो सीधा इसको जो एचईसी जोड़ के ये वाला टैक्स है फिर सीधा वहां पे ऐड किया करो, तो ये थोड़ा कॉन्शियस रह के करना पड़ेगा। और जो अदर इनकम है ना दोस्त, अदर इनकम के ऊपर आपको स्लैब रेट से टैक्स लगाना है, स्लैब रेट, ठीक है, स्लैब रेट। अब स्लैब रेट ऑप्शनल रिजीम भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि मान लो अदर इनकम उतना नहीं है आपके पास में, ज्यादा अदर इनकम नहीं है, तो क्या करोगे, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो देना पड़ेगा, तो वो ये 112A 111A इनके सामने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो अनएग्जॉस्टेड है वो आप वहां पे ले सकते हो, बट ये वाली इनकम विनिंग्स और इनके सामने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टैक्स निकालना है। अभी टैक्स रेट वगैरह तो आपको मालूम है क्या क्या टैक्स रेट है, ये सारी अलग अलग टैक्स रेट है। जैसे कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो सर हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफॉल्ट में क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, मतलब डिफॉल्ट लेना है वहां पे। क्वेश्चन बोला शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो ऑप्शन लेना है। मोस्ट बेनिफिशियल बोला या दोनों रिजिम बोला, तो दोनों में करना पड़ेगा। तो एक बार आप डिफॉल्ट में करो, ऑप्शन। तो सर अगर मान लो दोनों रिजिम में करने का है, तो पहला कौन सा करें, डिफॉल्ट करें ऑप्शन? बेटा ध्यान दे अच्छे से सुन, जब कभी भी बोथ रिजिम में करने को बोला जाता है, बोथ रिजिम में, पहले तू ऑप्शनल में करेगा, क्योंकि उधर सारे डिडक्शन विडक्शन माइनस करने होते, तो पहले तू ऑप्शनल रिजिम में करेगा और उसके बाद में डिफॉल्ट रिजिम में करेगा, काम तेरे लिए इजी हो जाएगा। ध्यान रखना, जब बोथ रिजिम में बोला तो पहले ऑप्शनल रिजिम में करने का, बाद में डिफॉल्ट में करने का। तो यही अलग अलग आपका स्लैब रेट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो स्पेशल रेट वाला मैंने आपको बता दिया है कि उनके ऊपर तो आपको स्पेशल रेट से टैक्स निकालने का अलग 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 अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो, अब उसके बाद में सर वहां पे अगर वो ऑप्शनल रिजीम है, डिफॉल्ट नहीं ऑप्शनल है, तो उसका ये स्लैब रेट्स अलग अलग है, ठीक है। सीनियर सिटीजन तो उसके केस में आपका 3 लाख हो जाएगा, बेसिक में 5 लाख हो जाएगा, ये अलग अलग हो गया। फिर आपका एक बेसिक टैक्स आ गया, सब बेसिक टैक्स ऐड कर दो, लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म वाला सारा ऐड कर दो, सारा बेसिक टैक्स ऐड कर दो। उसके बाद में आपको सरचार्ज चेक करना है, तो सरचार्ज में आपको मालूम है कि 50 लाख तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज नहीं आता है, 50 लाख के ऊपर होता है अप टू 1 CR तो 10% है। ऑप्शनल रिजीम की बात कर रहा हूं, ऑप्शनल रिजीम की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आपका 1 CR से 2 CR है तो 15% है, 2 CR से 5 CR है तो 25% है, और 5 करोड़ से ऊपर 37%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 111A शॉर्ट टर्म एंड डिविडेंड, उनके ऊपर भले 2 करोड़ के ऊपर जाएगा तो भी मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% ही रहने वाला है, 15% ही रहने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A वाला एंड 112A वाला लॉन्ग टर्म, 112 वाला लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम, ये सब मिला करके दोस्तों, और अदर इनकम में मिला के अगर 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो भी 15% का ही सरचार्ज आएगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अदर इनकम, अकेला अदर इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर से जाता है तो वो उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 25%, और अदर इनकम, अकेला अदर इनकम, ओनली अदर इनकम, ये चार को छोड़ करके, लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112A, शॉर्ट टर्म 111A एंड डिविडेंड, इन चार को छोड़ के जो अदर इनकम है पीजीपी वगैरह सब कुछ, वो आपका 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37% सच्चा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट फिर भी इन चारों केस में तो 15% ही आने वाला है, ये सारा का सारा आपको मालूम है, हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। लेकिन जब आपका रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है, डिफॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट रिजीम, तो उसमें ये 37% का सच्चा जाने वाला नहीं है, उसमें तो खाली 25% मैक्सिमम है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, यहां गड़बड़ करेगा तो मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करने को नहीं भूलने का है,
मार्जिन रिलीफ अगर नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है ना, टोटल इनकम में नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मार्जिन रिलीफ भी वहां पे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। सर जहां सरचार्ज नहीं आता है ना, वहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87 ही आ सकता है, बट उसकी कंडीशन है, सीधी सी बात है, अंडर अगर ऑप्शनल रिजीम है तो सर वो एक रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, तो बेसिक टैक्स 12,500, ऑब्वियसली सरचार्ज नहीं होगा, तो वो वहां पे तो क्या दे देगा, रिबेट। बट अगर वो डिफॉल्ट रिजीम है तो उस केस में सर टोटल इनकम अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख है, तो बेसिक टैक्स ऑफ 25,000 विच एवर इज लोअर। और अगर 7 लाख के ऊपर अगर टोटल इनकम है, तो रिबेट निकालने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, टोटल इनकम में से 7 लाख माइनस कर, और फिर तूने जो बेसिक टैक्स निकाला है ना, वो बेसिक टैक्स बेसिकली कंपेयर कर। अगर ये बेसिक टैक्स स्टेप 1 से ज्यादा है, तो रिबेट मिलेगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, इस तरीके से रिबेट लेना है। लेकिन जनरली रिबेट और सरचार्ज साथ में नहीं आ सकते। राजू वाला एक क्वेश्चन है, उसको देखना, वहां पे रिबेट और सरचार्ज दोनों साथ में आ रहे हैं। क्वेश्चन का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें क्या होता है, जहां अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, 115 बीबी 60%, 25% सरचार्ज, 4%, तो वहां तो कंपलसरी सरचार्ज होता है, तो उस केस में सरचार्ज आएगा, और हो सकता है रिबेट भी मिल जाए। वो राजू वाला क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया ना, मैंने क्लास में तुमको टास्क दिया हुआ है, वैसे ही करने का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में तो सबको मालूम है सर, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दोगे तो आपका जो भी टैक्स ऑन बेसिकली इनकम आएगा उसके अंदर सरचार्ज या तो ऐड करो इफ एप्लीकेबल, नहीं है तो रिबेट चेक करो, इफ एप्लीकेबल माइनस करो, और उसके ऊपर HEC 4% जोड़ दो, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। सर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो रुको मेरे दोस्तों। अगर आप ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट में बस हो गया, डिफॉल्ट में कहानी खत्म हो गई। हाँ, इसमें से TDS VDS वो माइनस करने का है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे देखो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए देखो, अगर मान लो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, जो भी आपने टैक्स ऊपर निकाला उसमें से TDS TCS एडवांस टैक्स का क्रेडिट देना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सर वहां पे आपका जो AMT बेसिकली वहां पे आपका क्रेडिट है, अगर डिफॉल्ट में तो AMT क्रेडिट आने वाला नहीं है, तो ये माफ कीजिएगा, डिफॉल्ट में नहीं आएगा, लेकिन सर ऑप्शन वापस में आऊंगा, तो TDS TCS एडवांस टैक्स का क्रेडिट दे दोगे, ये टैक्स पेबल आ जाएगा। और जो टैक्स पेबल या रिफंडेबल है ना, उसको भी नियरेस्ट 10 पे क्या करने का है, राउंड ऑफ करने का है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखना, ओके। और रिफंड अगर आपको ड्यू है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज टैक्स पेबल है तो वो आपको रिटर्न से पहले भरना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जिसको बोलते हैं वो भरना पड़ेगा। बट नियरेस्ट दो चीजों को मल्टीपल नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना पड़ता है, एक तो टोटल इनकम, और एक होता है आपका टैक्स पेबल जो फाइनल अमाउंट आता है। अब अगर रिजीम ऑप्शनल है मेरे लाल, रिजीम ऑप्शनल है, हर बार नहीं, लेकिन रिजीम ऑप्शनल है, और बड़े बड़े डिडक्शन क्लेम किए हैं, सेक्शन 35 AD का डिडक्शन क्लेम किया है, या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है, दो डिडक्शन तुम्हारे सिलेबस में जो उसके हिसाब से बता रहा हूं, एक तो सेक्शन 35 AD का डिडक्शन क्लेम किया है PGP के अंदर, 35 AD 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, PWC, HHH, HF, IBW, SP एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा सर वहां पे आपका सेक्शन कौन सा आता है, दूसरा वहां पे 10AA का डिडक्शन अगर वहां पे क्लेम किया, ये दोनों डिडक्शन क्लेम किया, इन दोनों में से कोई भी एक किया है, तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी चेक करना पड़ेगा, है ना। AMT की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 115 GC, तेरे जैसी कोई नहीं। तो कब करते हो सर, एक तो देखो ATIA टू ATRRB, ये सब आपके सिलेबस में नहीं, तो ATIA टू ATRRB में आपके सिलेबस में है ना, ATJJA बेसिकली वो बेसिकली वहां पे आपका है, बाकी आपके सिलेबस में कोई नहीं है, क्योंकि भी RRB है, बट ATJJ बड़ा सेक्शन है, ठीक है। और दूसरा 10AA एंड 35 AD, तो अब बस ये तीन सेक्शन में बोलूंगा, ध्यान रखना है, एक तो ATJJA, सबसे पहले 35 AD PGBP के अंदर, दूसरा 10AA SEZ वाला, और वहां पे आपका ATJJAA, ये वाला जो बड़ा वाला डिडक्शन है, या ATQQB RRB भी ले सकते हैं, ATQQB एंड कैसी कैसी बुक्स एंड RRB, रॉयल्टी ऑन बुक्स बेसिकली वगैरह है, और रॉयल्टी ऑन पेटेंट, ये वाले डिडक्शन क्लेम किए है। और सर आप वहां पे बेसिकली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ऑब्वियसली ऑप्शनल रिजीम में करना है, क्योंकि डिफॉल्ट में तो 10AA का डिडक्शन ही नहीं मिलता, 35 AD का डिडक्शन ही नहीं मिलता, सुनना है ना, ये डिडक्शन ही मिलते, ATJJA का मिलता जरूर है, बट सर उस केस में डिफॉल्ट में बोला गया कि AMT का प्रोविजन ही नहीं चेक करना आपको, सीधी सी बात है, तो भूल जाओ। तो आप वहां पे AMT चेक करोगे, तो AMT चेक करोगे तो किसी केस में चेक नहीं करना है, अगर एक इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP AMT अप्लाई नहीं होगा, मतलब AMT चेक नहीं करना, अगर उनका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो अप टू 20 लाख है,
तो एडजस्टेड टोटल इनकम तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते बताता हूं मैं, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, वो अप टू 20 लाख है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप, सॉरी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके केस में आपको एएमटी अप्लाई होने वाला नहीं। हाँ, पार्टनरशिप में एलएलपी भले 20 लाख से कम होगा तो भी एएमटी आएगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप और एलएलपी केस में एएमटी आएगा। पहली बात तो बड़े बड़े डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। दूसरा, अगर उनका एडजस्टेड टोटल इनकम इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, तो आपने देखा कि डिडक्शन 10 क्लेम हो रहा है, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद में देखा कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है, तो सर एएमटी आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ केसे में एएमटी नहीं आता, जैसे 115 बीएसी जो है, अगर वो फॉलो करे डिफॉल्ट रिजिम तो उसमें एएमटी नहीं आता है, ठीक है। दूसरा, वहां पे आपका एएमटी का रेट, ठीक है, ये तो इसके ऊपर बात करता हूं। तो अभी मोटा मोटी आप ध्यान दो कि एएमटी कब आएगा। सुनो, वापस सुनो, एएमटी आएगा जब आपने ये बड़े बड़े डिडक्शन लिए। दूसरा, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी जो है ना, एजेपी, इनके केस में एडजस्टेड टोटल इनकम जो है ना वो मोर देन 20 लाख है, तब एएमटी आएगा, तब एएमटी आएगा। क्या करोगे सर, आपने जो ऑप्शनल रिजीम में, ऑप्शनल रिजीम में जो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाला, उसको आपने साइड में रख दिया, ठीक है। ऑप्शनल रिजीम में नॉर्मल टैक्स एज पर द जनरल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ऑप्शनल रिजीम में टोटल टैक्स, टोटल टैक्स जिसमें सरचार्ज एचईसी सब आ गया, ठीक है, वो आपने अलग रख दिया। और फिर एएमटी निकालना है आपको एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर, इन दोनों में से जो व्हिचएवर इज हायर होगा वो पे करना है। तो एएमटी कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 18.5% लोगे। सरचार्ज यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा वो एनटीआई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एटीआई, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये एटीआई है, एनटीआई है। तो एटीआई 50 लाख से 1 सीआर, 2 सीआर, 5 सीआर अगर उससे ज्यादा है तो सरचार्ज का जो रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। एटीआई, यहाँ पे एटीआई ही एनटीआई है। एक और क्वेश्चन है, उसका भी मैं वीडियो का नीचे लिंक डाल दूंगा, वो क्वेश्चन भी प्लीज आप देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका चेक करना, और एचईसी तो 4% आएगा ही आएगा। हाँ जी, एचईसी यहाँ पे भी आता है। कई लोग भूल जाते हैं, अरे यार एएमटी है ना, 18.5% सीधा हो गया। ना ना ना, सच्चा जो एचईसी एप्लीकेबल आएगा, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये वाला जो टैक्स निकाला, और जो रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से ऑप्शनल रिजिम में जो टैक्स निकाला, क्योंकि डिफॉल्ट में तो अप्लाई नहीं होता, इन दोनों से विचेवर जो हायर है वो टैक्स पे करने का। तो तुम बोलोगे सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो बेटा जो एनटीआई निकाला ना तुमने, एनटीआई जो रेगुलर प्रोविजन ऑप्शनल रिजिम के हिसाब से, ऑप्शनल रिजिम के हिसाब से जिसमें से तुमने सारे डिडक्शन ले लिए थे, उनमें सारे बड़े बड़े डिडक्शन ऐड बैक कर दो, सारे बड़े बड़े डिडक्शन ऐड बैक कर दो, है ना, सब बड़े बड़े डिडक्शन ऐड बैक कर दो। एक चीज करना मत भूलना, ये जो 35 एडी का जो 100% का डिडक्शन आपने ऐड बैक किया ना, उसके सामने नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना है। नोशनल डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, तो पुट टू यूज भी चेक करोगे, 1 डेज और मोर है तो फुल डेप्रिसिएशन, और लेस देन 1 डेज है तो हाफ डेप्रिसिएशन माइनस करना। इस तरह से एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा, और इसका 18.5% लेना है। उसमें सच्चा देखो है एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है, अप टू 50 लाख है तो नो सरचार्ज, 50 लाख के ऊपर है तो 10%, 1 सीआर के ऊपर है तो 15%, 2 सीआर के ऊपर है तो 25%, एंड 5 सीआर के ऊपर है तो 37%। हाँ जी सर, यहाँ पे आएगा, और 4% एचईसी ये वाला आ गया, और नॉर्मल टैक्स तुमने निकाल ही दिया पहले, व्हिचएवर इज हायर। ये आपका हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर एएमटी, और जो व्हिचएवर इज हायर आएगा वो आपको टैक्स पेबल आएगा। अगर आपका नॉर्मल टैक्स हायर आ रहा है, नॉर्मल टैक्स हायर आ रहा है तो बात खत्म। लेकिन अगर एएमटी हायर आ रहा है तो ये काम स्टेप में करना भूलना नहीं, नहीं तो मार्क्स लूज कर दोगे बेटा। जो एएमटी हायर आ रहा है, एएमटी नॉर्मल टैक्स से, तो सर वहां पे आपको एएमटी का क्रेडिट मिलता है। और एएमटी क्रेडिट कितना मिलता है, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपने निकाला ना 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस 4% एचईसी, उसमें से आप जो ऑप्शनल रिजीम में जो नॉर्मल टैक्स है वो क्या करोगे, माइनस, तो वो एएमटी क्रेडिट है आपके लिए। और अगले 15 साल तक, अगर ऑप्शनल रिजीम में ही रहोगे तो अगले 15 साल तक वो आप क्या करते रहोगे, कैरी फॉरवर्ड। और जब भी आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा, नॉर्मल टैक्स प्रॉपर एग्जांपल करवा रखा है, नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा एएमटी से, तो उस साल में आपका वो एएमटी जो डिफरेंस है ना, बेसिकली जो दोनों का डिफरेंस है नॉर्मल टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, उतना अमाउंट तक जो एएमटी क्रेडिट है वो सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट रिजिम में आ जाते हो तो वो एएमटी क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, वापस आने वाला नहीं है। फिर अभी जो भी आपका टैक्स पेबल आया है ना, जो भी टैक्स डिफॉल्ट रिजिम में या ऑप्शनल रिजिम में विचएवर इज हायर करके आया, ठीक है, वो आपका है, उसमें से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स माइनस कर दो। और ऑप्शनल रिजिम और पुराना वाला कोई एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है तो अगर वो सेटअप हो सकता है तो उस केस में माइनस करोगे, दिस विल बी योर टैक्स पेबल। इस तरीके से आपको निकालने का है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हर बार क्या एएमटी चेक करना, ना 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 ना, ऑप्शनल रिजीम होना चाहिए। बड़े बड़े डिडक्शन क्लेम कर रहा है 35 एडी,
10AA, 80JJ, 80QQB, 80RRB, बस ये आपको 4-5 डिडक्शन ध्यान रखना है। और एडजस्टेड टोटल इनकम जो तुमने निकाला ना, एडजस्टेड टोटल इनकम एनटीआई में सब ऐड बैक करके और नोशनल एप्लीकेशन लेस करके, वो केस में बेसिकली एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है इंडिविजुअल एचओ है ना, तो वो आपको एएमटी नहीं कैलकुलेट करना है, 20 लाख के ऊपर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा दोस्तों वीडियो है, ठीक है, 25 मिनट के अंदर मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए। सर जो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लिंक के नीचे डाल रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल रहा हूँ टोटल इनकम के, वो जरूर देखना। आज क्या देखो, बाकी टोटल इनकम के क्वेश्चन में और आपको करवाने वाला हूँ। एक बच्चों की डिमांड आ रही है, सर हमको प्लीज लास्ट डे का प्लानिंग बता दो, कब डीटी पढ़ना है, कब आईडीटी पढ़ना है। तुम्हारा भाई है ना, बड़ा भाई तुम्हारे साथ में है, ठीक है, सब कुछ पहले करवा रखा है, ऑलरेडी डाल रखा है, बट जो जो बाकी है सब करवाऊंगा, भरोसा रखो, ठीक है, ट्रस्ट मी, साथ नहीं छोड़ूंगा, एकदम लास्ट डे तक आपका साथ दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको लास्ट डे के लिए कैसे पढ़ना है, क्या शेड्यूल होगा, सब बताऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डीटी में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह है वो भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिस्ट दे दूंगा। कब मिलेगा सर? कल ही दे दूंगा, ठीक है। अभी तुम ये तो करो और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा टाइम इसको दे दो, बाकी तैयारी करो और हो जाएगा सब, मिलके हम लोग सब लड़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, है ना। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहां तक पहुंचे हो तो यस, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, रुकना नहीं है। कहते हैं ना कि सब्र करे नादा, ये रात गुजर जाएगी, कल फिर वो सवेरा आएगा, कल फिर वो रोशनी छाएगी। अरे लक्ष्य अगर नजरों में तेरे, नौका पार पहुंचाएगी, लेकिन अगर घबराया तो लहरें तुझे खा जाएगी, लहरें तुझे खाएगी। बिल्कुल नहीं घबराना है। 2025 की ये आखिरी रात है, बहुत मेहनत करिए और 2026 तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन का सबसे अब तक का बेस्ट ईयर होने वाला है। यही सोचना है, यही मैनिफेस्ट करना है और डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आने वाले हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, मिलके मेहनत करते हैं और सीए फाइनल में धमाल मचाएंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।